हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से यूपीपीएससी आयोग ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक बड़ी वैकेंसी जारी कर दी है। यानी उत्तर प्रदेश में एक शिक्षक भर्ती आ चुकी है, जिसका लोगों को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था। तो वो वैकेंसी आई हुई है और बहुत लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी दिनों से चर्चा में थी कि वैकेंसी आएगी आएगी। तो वो नोटिफिकेशन आ चुका है। शॉर्ट नोटिफिकेशन पहले आ चुका था, अब इसका फुल नोटिफिकेशन 28 जुलाई को जारी हो चुका है और फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। तो फॉर्म कैसे भरना है, क्या होना चाहिए, आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, इस सब की जानकारी के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो आगे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि यूपीपीएससी असिस्टेंट टीचर टीजीटी ऑनलाइन फॉर्म 2025 स्टार्ट। तो इसका जो ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट डेट जो 28 जुलाई थी और लास्ट जो डेट है वो 28 अगस्त है, यानी एक महीना आपके पास है पूरा। और फ़ी पेमेंट करने की लास्ट डेट भी 28 अगस्त है। करेक्शन लास्ट डेट 4 सितंबर, यानी 4 दिन का टाइम, 4 से 6 दिन का टाइम और है। फिर उसके बाद जो एग्ज़ाम डेट है वो नोटिफाइड सून, यानी यूपीपीएससी आयोग करा रहा है। तो एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, क्योंकि ये जो कुछ आयोग हैं वो यहाँ पे टाइमली पेपर करा लेते हैं। तो पेपर में बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा। फिर इसके आगे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फ़ीस तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 125 यानी 125 रुपये है और SC ST की 65 रुपये है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट 65 रुपये और PH कैंडिडेट 25 रुपये। तो ये सारी फ़ीस की दी हुई है। तो इसकी फ़ीस भी कम है। यूपीपीएससी की फ़ीस हमेशा कम ही रहती है, 100 या 125 रुपये। फिर इसमें एज लिमिट दिया हुआ है, मिनिमम एज 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज 40 ईयर्स। और उसके बाद आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, आपको अपने कास्ट के हिसाब से एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो इसमें फिर इसके बाद पूरी टोटल पोस्ट दी हुई है कि आपके पास कितनी पोस्ट है। तो टोटल पोस्ट आपकी 7,466 है, यानी कि काफ़ी पोस्ट है। इसमें मेल फीमेल की पोस्ट भी दी हुई है डिवाइड होके। तो मेल की 4,860 पोस्ट है और फीमेल की 2,525 पोस्ट है, यानी फीमेल की पोस्ट कम है तो मेल की पोस्ट ज़्यादा है। और बैकलॉग की भी दी हुई है 81 पोस्ट। तो ये सारी पोस्ट हैं आपकी। फिर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है। तो असिस्टेंट टीचर मेल फीमेल हिंदी, तो ये इसमें डिटेल से दिया हुआ है क्या होना चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारे सब्जेक्ट दिए हुए हैं। तो ये मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें भी वही दिया हुआ है, ये फुल नोटिफिकेशन है। ये इसका जो विज्ञापन संख्या A5E/2025, तो 28 तारीख का ही है, ये फुल नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो इसमें भी वही डेट दी हुई है। सबसे पहले आपको OTR भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको OTR करना पड़ेगा। जिन भी लोगों ने OTR पहले कर चुका है, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जिसने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है यूपीपीसीएस का, यूपीपीएससी का, कोई भी एग्ज़ाम, यानी कि प्रदेश लोक सेवा का आपने कोई भी एग्ज़ाम दिया हुआ है तो आपका OTR ज़रूर होगा। तो 3 साल के बीच में अगर दिया हुआ है तो आप, जिसका भी नहीं है वो OTR कर ले, क्योंकि OTR करने के 72 घंटे में ही आपका OTR नंबर आएगा। तो आपको, यानी फॉर्म भरने के 3 दिन पहले आपको OTR करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको जो भी आपकी चीज़ें हैं, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और भी डॉक्यूमेंट वगैरह, वो सब भर के उसको OTR भर लीजिएगा। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप कैफ़े जाके OTR करवा सकते हैं। उसके बाद इसमें पूरा प्रोसेस दिया है, आप चाहे तो घर पे भर सकते हैं आसानी से। इसमें पूरा प्रोसेस दिया है कैसे क्या OTR करना है। उसके बाद जिसकी OTR है, जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है, PCS के, RO या कोई भी एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो वो अपना डायरेक्ट फॉर्म भर सकता है। तो सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि आप जो भी आप मतलब कि आपकी कोई भी जाति सर्टिफिकेट, यानी आपको कोई भी डोमिसाइल या जन्म तिथि या EWS या कोई भी क्रीमी लेयर या कुछ भी लगाते हैं, तो आप वो जो इसमें अंतिम डेट दी है उसी तक आप उसको सही करिएगा। उसके बाद उसका कोई भी प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो उसके पहले आपको सही कर लेना है, नहीं तो वो बाद में निरस्त माना जाएगा। तो ये दी हुई जानकारी। उसके बाद यहाँ पे फ़ीस दी हुई है, कितनी क्या फ़ीस लगेगी ये आपको बता चुके हैं। इसमें सारी फ़ीस दी है कि फॉर्म फ़ीस कितनी है, और जो कि 7,466 है। इसके बाद इसको सबसे इम्पोर्टेंट पद की प्रकृति दी हुई है, जो कि है समूह गा अराजपत्रित वेतन, यानी कि समूह गा की वैकेंसी है। और अराजपत्रित वेतनमान, यानी वेतनमान इसका बहुत अच्छा है, 44,900 से 1,42,400 ग्रेड पे
ये जो वेतनमान है वो 44,900 से 1,42,400 है। और इसका जो ग्रेड वेतन है वो 4600 ग्रेड पे, यानी कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है। और इसका लेवल जो है वो 7 लेवल की जॉब है, तो बहुत अच्छी पोस्ट है। यानी अराजपत्रित में ये सबसे ऊंची लेवल की ही पोस्ट आप मान सकते हैं। तो ये पद की प्रकृति है, आप देख सकते हैं। आरक्षण इसमें वही मिलेगा जिस तरीके से आपको उत्तर प्रदेश के, अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, महिला अभ्यर्थी हैं, भूतपूर्व सैनिक है, दिव्यांग है, तो इस हिसाब से जो EWS है, OBC है, उस सबके जो SC ST उस सब का आरक्षण जो है वो मिलेगा। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं इसमें। सब दिया हुआ है कि आप सर्टिफिकेट कैसे, आप अगर शादीशुदा हैं और आपने मतलब कास्ट अगर आपकी चेंज होती है तो आपको अपने पिता की तरफ की ही कास्ट, मतलब आपको वही कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा जो आपके पिता की तरफ से है। तो आप कोई भी कास्ट में चाहें अपर लोअर तो उससे नहीं दिक्कत है, आप जो आपके पिता की तरफ की कास्ट सर्टिफिकेट है आपको वही देना होगा। ठीक है, अगर आप लगा रहे हैं, अगर आप उसको मान्यता दे रहे हैं। उसके बाद आपको इसमें सारी राजकीय विद्यालयों के पद हेतु इसमें शैक्षिक कार्यताएँ दी हुई हैं। तो आप शैक्षिक कार्यताएँ देख सकते हैं किस तरीके से दी हुई हैं। शैक्षिक कार्यताओं में सहायक अध्यापक पुरुष महिला हिंदी, अगर आप हिंदी से हैं सहायक करना चाहते हैं पुरुष और महिला, तो आपको भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय, मानद विश्वविद्यालय संस्था से एक विषय के रूप में हिंदी स्नातक, एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट तथा उत्तर प्रदेश संस्कृत शिक्षा परिषद की उत्तर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। यानी कि, और उसमें सेकंड पॉइंट, भारत में NCTE द्वारा मान्यता किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक BEd की उपाधि, यानी BEd करना आपके लिए अनिवार्य है। तो आप BEd, आपने कोई भी, अगर आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए और ग्रेजुएशन के साथ आपके पास BEd होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में आपने अगर करना है तो आपका किसी भी मतलब विश्वविद्यालय से आपका हिंदी में स्नातक होना चाहिए। और एक विषय के रूप में जो आपका संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट, यानी आपकी जो आपकी 12th होनी चाहिए, 12th तक आपके पास एक विषय के रूप में संस्कृत भी होना चाहिए, तभी आप इसको भर सकते हैं। यानी आपकी ग्रेजुएशन में हिंदी होनी चाहिए और उसके बाद आपकी इंटरमीडिएट में संस्कृत होनी चाहिए, तब इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो और आपके पास BEd होनी चाहिए। इसी प्रकार से अंग्रेजी का दिया हुआ है किस तरीके से आप इसमें अंग्रेजी सहायता होनी चाहिए। आपकी जो ग्रेजुएशन है वो अंग्रेजी में होनी चाहिए और BEd होनी चाहिए। फिर गणित में भी दिया हुआ है कि आप गणित के साथ स्नातक की उपाधि और BEd होनी चाहिए। इसी प्रकार से विज्ञान, यानी विज्ञान में आपने अगर जैसे कि विज्ञान आप भरते हैं तो आप PCM लेते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो आप अगर आपके पास मैथ भी है और आपके पास केमिस्ट्री और वो भी है, फिजिक्स भी है, तो आप मैथ्स में भी एलिजिबल हैं और आप साइंस में भी एलिजिबल हैं। तो आप जिससे चाहें वैसे फॉर्म भर सकते हैं। जो PCM से करते हैं ग्रेजुएशन, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो वो गणित और विज्ञान दोनों में फॉर्म, इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे, जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, वो उससे आप फॉर्म भर सकते हैं। और BEd होना चाहिए। इस तरीके से सामाजिक विज्ञान में, यानी कि SST में जो है वो 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिस तरीके से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, यानी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स। तो 4 विषयों में आपके पास स्नातक उपाधि, यानी 4 विषयों में से आप किसी 2 विषयों में आपके पास स्नातक होना चाहिए, जो फाइनल ईयर में होता है। तो कम से कम 2 विषयों में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए और उसके साथ BEd होना चाहिए। ठीक है, आप इतिहास भूगोल हो सकता है, आपका भूगोल राजनीति हो सकता है, या राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र हो सकता है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। बाकी आप ये देख सकते हैं कंप्यूटर के लिए लिखा है, बहुत सारे लोग कंप्यूटर के लिए फॉर्म भरेंगे। तो BTech BE कंप्यूटर साइंस फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी, तो आप BTech या BE होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस से, और ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस, या तो आप कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी, ग्रेजुएट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या आपके पास कंप्यूटर डिग्री A लेवल होना चाहिए। जैसे कि एक O लेवल होता है NELET का, उसी प्रकार से A लेवल भी सर्टिफिकेट होता है, O लेवल से अपर लेवल पे, तो A लेवल सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास होना चाहिए। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ, हाँ, और BTech और MCA के लिए भी आप अगर हैं तो भी आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इन सब के साथ एक चीज़ है कि आपके पास BEd होनी चाहिए, BEd आपके पास अनिवार्य है। सारे ये जो कोर्स हैं कंप्यूटर के लिए, वो आपके पास उनमें से और लगा हुआ है, तो आप इनमें से कोई भी एक कोर्स है और आपके पास, और उसमें अगर आपके पास BEd नहीं है तो आप फॉर्म नहीं भर सकते, आपके पास BEd ज़रूर होना चाहिए। उसके बाद आपका उर्दू में आता है, तो उर्दू में भी यही चीज़ है, आपको उर्दू के साथ स्नातक होना चाहिए एक विषय के रूप में, और BEd होना चाहिए। उसी प्रकार से बायोलॉजी में आप जानते हैं कि ग्रेजुएशन में जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होता है, तो उसमें से आप दोनों होना चाहिए सब्जेक्ट, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। इसी प्रकार से संस्कृत में भी है, तो आप
सारे सब्जेक्ट में इसी प्रकार से है और सब में बीएड अनिवार्य है। तो आप देख सकते हैं कला में भी है, तो स्नातक, कला के साथ स्नातक होना चाहिए और बीएड की उपाधि होनी चाहिए। संगीत, सबके लिए डिटेल से दिया हुआ है, आप इसको उस वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं फुल नोटिफिकेशन को। फिर इसमें दिया हुआ है कि वाणिज्य के लिए यानी कॉमर्स के लिए आप किसी विद्यालय से वाणिज्य में स्नातक हों और बीएड होनी चाहिए। इस तरीके से इसमें जब शारीरिक शिक्षा यानी कि जो फिजिकल वाला होता है शारीरिक शिक्षा के लिए जो होता है उसमें आपके पास बीपीएड होना चाहिए। बीएड नहीं मांगते, वहाँ पे बीपीएड मांगते हैं। तो इस तरीके से कृषि, गृह विज्ञान, हाँ कृषि में इसमें लिखा हुआ है कि कृषि में भी बीएड अलाउ है। तो हर सब्जेक्ट में जो है वो कृषि हो या विज्ञान हो या शारीरिक शिक्षा हो या वाणिज्य हो, कोई भी चीज़ हो, मैथ, कंप्यूटर, किसी का भी टीचर बनना है अगर आपको इस वैकेंसी में, तो आपके पास बीएड होना अनिवार्य है। और नोट लगा के सहायक अध्यापक कृषि पद हेतु केवल पुरुष अभ्यर्थी पात्र, यानी कृषि की वैकेंसी के लिए आपके पुरुष पद अभ्यर्थी ही पात्र हैं। ठीक है, तो ये हो गया। बाकी इसमें ये भी दिया हुआ है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र। यदि अगर 2 विद्यार्थी किसी टाइम पे किसी के नंबर सेम आ रहे हैं, सेम उसके पास क्राइटेरिया है, सेम चीज़ें हैं सब कुछ, तो वहाँ पे उसको वरीयता दी जाएगी जिसके पास अगर राष्ट्रीय यानी एनसीसी का बी प्रमाण पत्र होगा या वो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की होगी, तो उसको पहले वरीयता दी जाएगी। ठीक है, उसको ऊपर रखा जाएगा। इसी प्रकार से दिव्यांगजन के लिए सब दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं इसको पूरा। अब आपने ज़रूरी चीज़ें देख चुके हैं, जैसे कि आप ग्रेड पे क्या है इसका और पोस्ट कितनी है और कितने क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसका फॉर्म का यानी कि पेपर का प्रोसेस क्या है, पेपर कैसे होंगे। तो जो पहला पेपर होगा यानी कि इसमें 2 पेपर होंगे, एक प्री और मेंस। इंटरव्यू नहीं होगा, तो प्री और मेंस 2 पेपर होंगे। जिस प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो 1 प्रश्न पत्र होगा जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी। सामान्य अध्ययन के 30 प्रश्न होंगे और प्रत्येक वैकल्पिक मुख्य विषय के 120 प्रश्न, यानी कि आपका जो सामान्य अध्ययन होगा उसके 30 प्रश्न आएंगे। बाकी जो वैकल्पिक आपका सब्जेक्ट होगा, यानी अगर आप मैथ से होंगे तो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे 120, और अगर आप साइंस के हैं या कॉमर्स के हैं या आप संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, किसी सब्जेक्ट के हैं, उसके आपके 120 प्रश्न आएंगे, यानी कि 150 नंबर का पेपर होगा। कुल अंक जो है वो 300 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। समयावधि यानी 2 घंटा होगा आपका। तो ये है आपका प्रारंभिक प्रश्न पत्र, यानी कि जो प्रथम चरण में जो पहली परीक्षा होगी प्री जो होगा वो इस तरीके से होगा। 150 नंबर का 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर के होंगे, 2 घंटे का पेपर होगा। और 30 सामान्य अध्ययन के होंगे। सामान्य अध्ययन में आपका जीएस का कुछ पार्ट आ सकता है, कुछ रीजनिंग भी आ सकती है, कुछ बहुत लॉजिकल मैथ्स भी आ सकती है। फिर किसी जीएस का जो सामान्य अध्ययन होगा वो 30 प्रश्न आएंगे। उसके बाद आपका 120 प्रश्न का आपका जो सब्जेक्ट है वो आएगा। उसके बाद क्या है आपकी जो द्वितीय चरण की, जिसमें अगर आप क्वालिफाई होते हैं, इसमें आपके अगर 15 गुना बच्चे लिए जाएंगे, जिसमें 15 गुने में जो बच्चे आएंगे वो इसमें क्वालिफाई किए जाएंगे। फिर दूसरा जो द्वितीय चरण है, उसमें द्वितीय चरण में मुख्य परीक्षा में जो 1 प्रश्न पत्र होगा उसमें प्रश्नों की संख्या जो होगी वो 20 होगी। ठीक है, उसमें कुल अंक 200 होंगे, यानी 80 + 120। जो प्रश्नों की संख्या 20 होगी वो 10 प्रश्न होंगे और कुल अंक जो होंगे वो 200 होंगे, यानी कि 10 प्रश्न जो होंगे वो 80 नंबर के होंगे और 10 प्रश्न आपके 120 नंबर के होंगे। इस प्रकार से आपका तब समयावधि आपको 3 घंटे, यानी कि ये आपको लिखना है, ये रिटन एग्ज़ाम है और ये आपको लिख के देना है एग्ज़ाम। ठीक है, तो आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें आपको लिखना है। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा इसमें सिर्फ सब्जेक्ट आएगा और उसी के हिसाब से आपको प्रश्न करने हैं। पत्र में सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, वे 2 खंडों में विभाजित रहेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या खंडवार निम्नवत होगी। 10 प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे जिनमें उत्तरों की सीमा 125 शब्द में होगी, यानी जो 10 प्रश्न आएंगे वो लघु उत्तरीय होंगे जिसमें 125 शब्दों की सीमा होगी। यहाँ प्रत्येक प्रश्न 8 अंक का होगा, यानी यहाँ पे जो 10 प्रश्न होंगे वो 8 अंक के हो गए, यानी 80 नंबर के जो 125 शब्दों में लिखने हैं। और जो खंड बा है उसमें दिया गया है कि 10 प्रश्न जो होंगे वो दीर्घ उत्तरीय होंगे, 200 शब्दों में लिखने होंगे और प्रत्येक प्रश्न 12 नंबर का होगा, यानी 120 नंबर का। तो ये आपका 200 नंबर का प्रश्न पत्र होगा, 3 घंटे का समय होगा। ये आपका मुख्य परीक्षा है, यानी जब आप प्री को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद आपका मुख्य परीक्षा होगा, उसमें ये आपको देना है। ठीक है,
ये दृष्टिबाधित विद्यालयों समेकित विशेष माध्यमिक ये उन सबके लिए दिया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं, उस हिसाब से दिया हुआ है। ये सबके लिए अलग अलग दिया हुआ है, किस हिसाब से वो लिखेंगे, कितना समय मिलेगा उनको प्रारंभिक परीक्षा के लिए और मुख्य परीक्षा के लिए, सब कुछ उनके लिए दिया हुआ है। दृष्टिबाधित विद्यालय, समेकित विशेष विद्यालय, इन सब के लिए क्या कैसा ही सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होगी, यानी आपको आपका जो 0.33 है वो नंबर कटेगा, यानी अगर 2 नंबर का है तो 0.66 कटेगा। फिर उसके बाद सब्जेक्ट दिया है, कैसे क्या पढ़ना है, भूगोल, इतिहास, जो भी चीज़ें हैं, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, आप पूरी ये डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। तो आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सारा सिलेबस इसमें दिया हुआ है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। इसमें सारे सब्जेक्ट वाइज जो भी जितनी सीटें हैं वो भी दी हुई हैं, कितनी कौन सी सीटें हैं, तो उसमें आप सीटें भी डिटेल से देख सकते हैं किसकी कितनी सीटें हैं। रिक्त यहाँ पे पहले पुरुष की दी हुई हैं और यहाँ पे जो है महिलाओं की भी दी हुई हैं अलग से। पुरुष शाखा के दिव्यांगजन, पुरुष शाखा की सिर्फ दी गई, हिंदी में कितने पद हैं, अंग्रेजी में कितने पद हैं। फिर उसके बाद जो उसके आरक्षणवार विवरण दिया हुआ है। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मैं तो ये फॉर्म भरूंगी क्योंकि मैंने भी बीएड किया हुआ है, और जब मैं एएसआई का मैंने ऐसे एएसआई की एग्ज़ाम जब दिया हुआ था फर्स्ट सेमेस्टर में, तभी मेरा बीएड में भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ था, एडेड कॉलेज मुझे मिल गया था, तो मैंने तभी वहाँ से मैंने बीएड किया हुआ था। तो मेरी भी ये बीएड के थ्रू पहली वैकेंसी होगी, पहला फॉर्म होगा, तो मैं भी एक्साइटेड हूँ। मेरा जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा वीक है, उसको पढ़ना पड़ेगा, पर आप लोग बताइएगा कौन कौन से बीएड किए हुए हैं और कौन कौन सब्जेक्ट से, तो आप फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।